नमस्कार। आरपीएससी कॉलेजेस लेक्चर हिंदी सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2021 का सेकंड पार्ट लेकर मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसके पीछे वाले भाग में हम 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज है 71 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इनकी जो कनुप्रिया रचना थी और अंधा युग वे महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की ही होती है, या फिर कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है, या फिर ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो देखिए, धर्मवीर भारती के संबंध में बताना है, इनके काव्यगत विशेषताएं बतानी है यहाँ पर। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि सही कथन नहीं है धर्मवीर भारती के संबंध में, है ना। बाकी ए, सी और डी सही कथन है। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा तो है, लेकिन इसमें केवल विजय अंधेपन की नहीं होती है। ठीक है, तो विकल्प बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर नई कविता की काव्यगत विशेषताएं दी गई है, कौन सी नहीं है ये बताना है। जीवन के प्रति आस्था का प्रतीक है नई कविता, बिल्कुल सही। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण रखती है नई कविता, जी हाँ। जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण करती है नई कविता, बिल्कुल सही। लेकिन व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में नहीं करती नई कविता। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि वर्गीय चेतना के दायरे में व्यक्ति चित्रण प्रगतिवाद की कविता करती है, नई कविता नहीं करती। ठीक है। निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि हैं मदन बात्स्यायन, स्वदेश भारती, कुंवर नारायण, शकुंतला माथुर या फिर कीर्ति चौधरी। विकल्प बताना है यहाँ पर कौन कौन सा सही होगा जो तीसरा सप्तक के कवि हैं। तो देखिए, मदन बात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक के कवि हैं। ठीक है। वहीं पर स्वदेश भारती चौथा सप्तक के और शकुंतला माथुर इनका सही नाम है, दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो विकल्प डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं और उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। काल तुझसे होड़ है मेरी, यह रचना है किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है। ब्रह्म राक्षस हम सभी जानते हैं, मुक्तिबोध की रचना है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की रचना है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। दोबारा से पूछा है नई कविता की प्रवृत्तियों के बारे में। जीवन के प्रति इसमें आस्था है। इसमें दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। बिल्कुल सही, ए भी सही है। यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है, डी भी सही है। लेकिन सी सही नहीं है कि इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है, क्योंकि देखिए वर्गीय चेतना का जो चित्रण है वह प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता है ना, नई कविता की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना अशोक बाजपेयी जी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है या कहीं नहीं वहीं। तो देखिए, विकल्प बी समय देवता नरेश मेहता की रचना है। ठीक है। बाकी अशोक बाजपेयी जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रीयता उनके काव्य का क्लेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, बिल्कुल सही। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मक कथा का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब सा मन में दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर हैं, यह गलत है, डी गलत है। ठीक है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप से प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी, बिल्कुल सही। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है, जी हाँ बिल्कुल। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं, बिल्कुल सही, डी भी सही है। लेकिन सी सही नहीं है, क्योंकि उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर असंगत है? ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है जो श्याम नारायण पांडे ने लिखा है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक महाकाव्य है, खंड काव्य नहीं है। कैसा काव्य है? महाकाव्य है। ठीक है। और बाकी बी सी डी सही है। आइए देखते हैं इनको। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल सही।
उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं। बिल्कुल सही। किनके? श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित यहाँ पर बताना था, है ना। देखिए, जो इनका महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ युद्ध है, ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी नाम से, वह एक महाकाव्य है। ठीक है, खंड काव्य नहीं है। और जौहर भी है इनका महाकाव्य। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि या फिर सांध्य गीत। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। महादेवी वर्मा के यामा में दीपशिखा रचना संकलित नहीं है। दरअसल यामा के 2 साल बाद दीपशिखा का प्रकाशन हुआ था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दीपशिखा का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न पहला आपसे मैंने पूछ लिया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुसंगीत करना है। यहाँ पर ऋतुराज की रचना कौन सी है? एक मरण धर्मा और अन्य ऋतुराज की रचना है। बाकी रामदेव आचार्य की रचना कौन सी है? रेगिस्तान से महासागर तक। ठीक है। हरीश भादानी की रचना कौन सी है? रोटी नाम सत है। और वहीं पर नंद चतुर्वेदी जी की रचना है यह समय मामूली नहीं है। तो विकल्प डी, देखिए विकल्प डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर भी हजार हजार बाहों वाली, तो नागार्जुन की रचना है यह। ठीक है। चूका भी नहीं हूं मैं, यह आपकी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। रात अभी भी मौजूद है, यह है धूल लीलाधर जगुड़ी की रचना। ठीक है। और भूरी भूरी खाक तले, यह रचना है आपकी गजानन माधव मुक्ति बोध की। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, कविता एवं कवि को सुमेलित करना है। यहाँ पर भी इस यात्रा में यह किसकी रचना है? इस यात्रा में, तो यह है आपकी लीलाधर जगुड़ी की रचना, मतलब कविता का नाम है। ठीक है। अपनी केवल धार, यह किसकी रचना है? बी का होगा यहाँ पर 3। अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार। ठीक है। दुनिया रोज बनती है, यह किसकी रचना है? आलोक धनवा की। और हवाएं चुप नहीं रहती, यह है आपके वेणुगोपाल की कविता। ओके, कविताओं के नाम है ये, मतलब पंक्तियों में। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, यहाँ पर बताना है। प्रयोगवाद मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। सी देखिए, यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही। और डी देखिए, यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। बिल्कुल सही। लेकिन बी विकल्प सही नहीं है। प्रयोगवाद व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के 2 रूप नहीं मानता। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर महर्षि गुप्त जी हैं। तो देखिए, इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, आप मुझे बताना इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना आपने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। बिल्कुल सही। उनका साहित्य कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। बिल्कुल सही। लेकिन डी सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवीन को अंगीकार किया है, परंतु प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा नहीं की है। मतलब कहा जा सकता है कि नवीन और प्राचीन का इनका संगम है, इनके काव्य में मिलता है देखने को। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी? कमेंट बॉक्स में लिखना है आपने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निसहाय हिंदू। तो देखिए विकल्प बी, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है वह परीक्षा गुरु है। ठीक है, परीक्षा गुरु को माना है आचार्य शुक्ल ने। परीक्षा गुरु किसने लिखा है, किसका उपन्यास है और कब लिखा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कष्ट कीजिएगा बताने का। ओके, आगे का क्वेश्चन है, भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिस्थापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी थे। यह कथन किसका है भारतेंदु के संबंध में? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भारतेंदु के संबंध में। विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं, कहाँ से प्रकाशित होते थे? भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बिल्कुल सही। हिंदी प्रदीप प्रयाग से, बिल्कुल सही। उदंत मार्तंड कोलकाता से, बिल्कुल सही। कवि वचन सुधा काशी से निकलती थी, प्रयाग से नहीं, तो इसीलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी ये कवि वचन सुधा, ओके, जो काशी से निकलती थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति कौन सी नहीं है? अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा भी है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती भी मौलिक कृति ही है, लेकिन कपूर मंजरीन की मौलिक नाट्य कृति नहीं है, तो विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमीचंद्र जैन या फिर जयदेव तनेजा? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। रंग दर्शन के रचनाकार हैं नेमीचंद्र जैन जी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। वाओ, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो देखिए विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का कथन है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट के बारे में। ठीक है, कि क्या है ये? प्रताप नारायण मिश्र एडिसन है हिंदी साहित्य के और बालकृष्ण भट्ट स्टील हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? विकल्पों में बताना है। तो देखिए, चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली की डाल, निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नागरिक प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण यहाँ पर सही नहीं दिया गया है? 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन होता है एक त्रैमासिक पत्रिका के रूप में, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में जो रहते हैं संपादक, वे होते हैं श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास, बिल्कुल सही। यह मुख्यतः एक शोध पत्रिका थी, बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प सी देखिए, नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1907 ईस्वी से ही मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी थी, 1920 से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक थे द्विवेदी जी, है ना। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? तो उक्त कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प चुनना है। नटरंग का संपादक किया या प्रकाशक थे कौन? मोहन राकेश जी नहीं, नेमीचंद्र जैन थे। ठीक है, तो विकल्प ए ही यहाँ पर असंगत होगा। बाकी सारिका का अवध नारायण मुदगल ने किया, नई कविता का जगदीश गुप्त ने किया, आलोचना का नामवर सिंह ने किया, बिल्कुल सही है। लेकिन नटरंग पत्रिका के संपादक रहे नेमीचंद्र जैन जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाव का प्रकाशन किया है, बिल्कुल सही। हंस का प्रकाशन किसने किया है? प्रेमचंद जी ने, बिल्कुल सही है ना, प्रारंभ किया है प्रेमचंद जी ने। और इंदु का प्रकाशन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। लेकिन विकल्प बी देखिए, सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से संभाला था और 1920 तक लगातार इसका संपादन करते रहे थे, है ना, यहाँ पर। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता पुरोधा को सुमेलित करना है। यहाँ पर समानांतर कहानी के आंदोलन के जो प्रवक्ता रहे या पुरोधा रहे, वे रहे आपके कमलेश्वर, समानांतर कहानी के। बहुत महत्वपूर्ण है यह कथन, ये जो प्रश्न है। ठीक है, सक्रिय कहानी के कौन रहे आपके? सक्रिय कहानी के रहे राकेश वत्स जी, सचेतन कहानी के रहे महीप सिंह और अकहानी के रहे गंगा प्रसाद विमल व अन्य भी थे इनके साथ में, है ना। तो विकल्प ए। आगे का प्रश्न है, संस्मरणात्मक रचना व रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? यहाँ पर बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी ने लिखा, बिल्कुल सही। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया ने लिखा, बिल्कुल सही। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र ने लिखा, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ यादें कुछ बातें जो संस्मरणात्मक रचना है उसके रचनाकार अमरकांत जी हैं, आपके अमृत राय नहीं है। ओके, तो इसीलिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। कृति और कृतिकार को सुमेलित करना है। नई कविता के प्रतिमान, यह किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है और कविता के नए प्रतिमान है नामवर सिंह की। ओके, नए साहित्य नए प्रश्न, यह है आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह है किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो देखिए, एक साथ आपके 4-5 प्रश्न बन रहे हैं, हल हो रहे हैं। तो सोचिए आप, कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे प्रश्न हैं ये।
नेक्स्ट है कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? विषाद, योग, कल्पलता, आलोक पर्व या कुटिस। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह विषाद योग नहीं है, बाकी कल्पलता भी है, आलोक पर्व भी है, कुटिस भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को निबंध संग्रहों के लिए जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे निबंध संग्रह लिखे हैं जो बड़े फेमस हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? अलका सारावगी की, मैत्रेयी पुष्पा की, प्रभा खेतान की या फिर चित्रा मुद्गल की। तो विकल्प डी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा रचना है आपकी चित्रा मुद्गल जी की। नेक्स्ट देखिए औपनिवेशिक कृतियों का रचनाकारों के साथ मिलान करना है। यहाँ पर कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है कुरु कुरु स्वाहा। मछली मरी हुई यह किसकी रचना है? राजकमल चौधरी की रचना है ना, मछली मरी हुई। काला जल, काला जल किसकी रचना है? आपके बीनी चदरिया शानी। ओके, और झीनी झीनी ये है आपके अब्दुल बिस्मिल्लाह। यहाँ पर गलत हो गया है, मुझे गलत लग रहा है गलती इस प्रश्न में। देखिए अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया। ओके, और जो काला जल रचना है यह है गुलशेर खान शानी की रचना। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है यहाँ पे थोड़ी बहुत। तो देखिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, गुलशेर खान शानी की रचना है काला जल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। कुछ कही कुछ अनकही यह किसकी रचना है? शीला झुनझुनवाला की रचना है कुछ कही कुछ अनकही। तो वहीं पर मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह रचना है आपके राजेंद्र यादव की। अपने अपने पिंजरे यह रचना है मोहनदास नैमिष राय की। और कस्तूरी कुंडल बच से यह रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ उतनी से नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विनय पत्रिका के संदर्भ में, लाल चंद्रिका के संदर्भ में, बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में या फिर कबीर ग्रंथावली के संदर्भ में। तो आचार्य शुक्ल का उक्त जो कथन है वह बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है ना, विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? स्मृति के झरोके से यह रचना भारत भूषण अग्रवाल की है, बिल्कुल सही। बट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की रचना है, यह भी सही है। मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला की रचना है, बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प बी असंगत होगा यहाँ पर, क्योंकि महामानव महापंडित जीवनी राहुल सांकृत्यायन पर लिखा गया है और जिसकी लेखिका है कमला सांकृत्यायन जी, है ना, मदन मोहन मालवीय नहीं है। कौन है? कमला सांकृत्यायन। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह की यात्रा वृत्त है एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, बिल्कुल सही। खंजन नयन जो अमृतलाल नागर की रचना है उसमें उन्होंने सूरदास की जीवन वृत्त चित्रित किया है, बिल्कुल सही। अपने अपने अजनबी की मुख्य जो समस्या है वह स्वतंत्रता के वर्ण की समस्या है, बिल्कुल सही। लेकिन जो विष्णु प्रभाकर कृत रचना है अर्धनारीश्वर उसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, यह सही नहीं है, क्योंकि अर्धनारीश्वर में स्त्रियों का दुर्दशा का वर्णन किया गया है। ओके, तो इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। लेकिन आपने बताना है पहला गिरमिटिया यह रचना किसकी है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नाटक कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। खजुराहो का शिल्पी यह किसका नाटक है? शंकर शेष का नाटक है खजुराहो का शिल्पी। कर्फ्यू किसका नाटक है? कर्फ्यू है लक्ष्मी नारायण लाल का, है ना। दुलारी बाई, दुलारी बाई किसका है? तो मणि मधुकर का है दुलारी बाई। और ख्याल भारमली किसका है? हमीदुल्ला का। ओके, तो इसलिए विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहानी और कहानीकारों का जोड़ा सुमेलित कीजिए। छोटे छोटे ताजमहल यह किसकी रचना है? किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की छोटे छोटे ताजमहल। मलबे का मालिक तो यह मोहन राकेश की कहानी है। लंदन की एक रात यह कहानी है आपकी निर्मल वर्मा की। और खोई हुई दिशाएं हैं कमलेश्वर की, है ना। तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को तत्संबंधी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। ओके, चेतना के बिंब यह रचना किसकी है? मतलब यह क्या है, कौन सी विधा की रचना है? चेतना के बिंब संस्मरण विधा की रचना है ना। अरे यायावर रहेगा याद यह किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा साहित्य है। प्रेमचंद घर में यह एक जीवनी है। और मेरी जीवन यात्रा यह
कैसी विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। बहुत अच्छा होगा यदि आप कमेंट बॉक्स में इन सब के उत्तर दीजिएगा कि किनकी यह रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। यहाँ पर भी मंजुल भगत की जो रचना है वह कौन सी है? अंतिम बयान, है ना। सूर्यवाला की रचना है यहाँ पर यामिनी कथा, और कुसुमंसल की रचना है धुएं की ईमानदारी, तथा वहीं पर उषा किरण खान की रचना है जलधार। ओके, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना आश्रित उपन्यास है, यह सही नहीं है यह कथन, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसमें इतिहास और कल्पना का बड़ा ही सुंदर समन्वय हुआ है और हर्षकालीन पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उन्होंने यह उपन्यास लिखा है। ठीक है, पूरी तरह से कल्पना आश्रित नहीं है। और बाकी बी, सी और डी सही हैं। चारुचंद्र लेख में गहरबार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का इन्होंने यहाँ पे समय चित्रित किया है, और पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है, तथा नामदास का पोथा में उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन किया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। इनके उपन्यास हैं ये सभी के सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की उपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान। तो ये रचनाओं के नाम है, सही अनुक्रम बताना है इसका। ओके, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। सेवा सदन का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका कब? 1918 में, रंगभूमि का 1925 में, कर्मभूमि 1932 में, और इसी तरह गोदान 1936 में। तो सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, आंसर डी, विकल्प डी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नावादास की भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं दिया गया है? यहाँ पर यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख मिलता है, जी हाँ बिल्कुल सही। इतिहास की दृष्टि से इसका जो उत्तरार्ध है अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प डी यहाँ पर सही नहीं है कि भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया है, क्योंकि नावादास की जो भक्तमाल है ना उसमें मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त नहीं दिया है, बल्कि एक चमत्कारिक, रोचक और महत्वपूर्ण अंशों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया है, तो यही विवरण सही नहीं है, क्योंकि गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को वर्णानुक्रमानुसार पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया है, ना कि काल क्रमानुसार पद्धति द्वारा। और सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रिशन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। बाकी बी, सी, डी जो विवरण दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है कि शिवसिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र हमें देखने को मिलता है, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित। जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही। जॉर्ज ग्रेसन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्रबंधु विनोद के में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर डॉक्टर नेगेंद्र की? तो यह उक्ति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, है ना, मिश्रबंधु विनोद के संबंध में, कि इसमें इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले पाया गया। प्रश्न 118 है, मिश्रबंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण यहाँ पर सही नहीं दिया गया है? मिश्रबंधु विनोद में अनेक कवि हैं जो अज्ञात थे, प्रकाश में लाए गए हैं, और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य भी आंका गया है, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 20वीं में, और चतुर्थ भाग 20वीं संवत, या इस तरह से पढ़ सकते हैं, 1991 में प्रकाशित हुए, यह भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, बिल्कुल सही। लेकिन इसका जो डी विकल्प है वह सही विवरण नहीं है मिश्रबंधु विनोद के बारे में, क्योंकि मिश्रबंधु विनोद के चारों भागों में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है, और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको महावृत्त संग्रह का नाम दिया है। शुक्ल जी ने कवियों का विवरण इसी ग्रंथ से लिया है। यहाँ तक कि आचार्य शुक्ल ने जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उन्होंने भी यहीं से लिया है कवियों का विवरण। ठीक है, और क्या कहा है मिश्रबंधु विनोद की इस साहित्यिक ग्रंथ को इन्होंने? महावृत्त संग्रह। ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीचों बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की का यह कथन जो है विद्यापति की जो कीर्तिलता है ना उसके संदर्भ में है ना, कि कीर्तिलता के संदर्भ में, कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने क्या कहा है? अवहट कहा था, स्वयं कहा था विद्यापति जी ने।
प्रश्न 120 है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन। प्रश्न 120 देखिए, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है हिंदी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए, काल विपत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या फिर राम कुमार वर्मा का? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी डल है, पेट सही नहीं है, इस वजह से पता नहीं आवाज़ किस तरह से आ रही होगी, आप समझ जाइएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। तो देखिए अपभ्रंश के जितने भी कवि हैं उनके संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का, है ना, अपभ्रंश के कवियों के विषय में। तो याद रखना है आपने, विकल्प ए सही उत्तर। प्रश्न 123 देखिए, असंगत विकल्प चुनना है यहाँ पर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य का इतिहास सी विकल्प है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने लिखा है, बिल्कुल सही। और डी देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, बिल्कुल सही। लेकिन बी विकल्प यहाँ पर असंगत है। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके लेखक हैं नंद दुलारे बाजपेयी जी, है ना। बाबू श्याम सुंदर दास नहीं है, बल्कि कौन है? नंद दुलारे बाजपेयी जी। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या फिर हिंदी साहित्य की पीठिका? तो देखिए विकल्प डी क्या होगा? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है ना, उसका प्रथम भाग का शीर्षक था हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर। प्रश्न 125, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हम सभी अच्छे से जानते हैं, यह कथन है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि यहाँ पर सुसंगत करना है। ओके, शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसको माना है हिंदी का? पुष्पदंत, जिसे कि पुण्य या पुण्य के नाम से भी जाना जाता है, शिव सिंह सेंगर ने माना है। तो ए का 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को, राहुल सांकृत्यायन ने माना है आपके सरहप्पा या सरहपाद को, और गणपति चंद्रगुप्त ने माना है शालिभद्र सूरी को। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार्य जो है देवसेन की रचना है, बिल्कुल सही। नेमिनाथ राज सुमति गणी की रचना है, बिल्कुल सही। भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी की रचना है, बिल्कुल सही। लेकिन रेवंत गिरिराज विजयसेन सूरी की रचना है ना। जिन धर्म सूरी की रचना नहीं है। जिन धर्म सूरी की रचना कौन सी है? स्थूली भद्र राज। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और परीक्षा में पूछी ही जाती है, कोई भी परीक्षा हो। अब आप पे डिपेंड करता है आप इनको कैसे याद करते हैं। सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? सरहप्पा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, बिल्कुल सही। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, जी हाँ बिल्कुल सही। डी विकल्प देखिए, उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, बिल्कुल सही। लेकिन सी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि सरहप्पा की भाषा सर्वत्र सीधी और सरल नहीं है ना। कैसी है? टेढ़ी है, व्यंग्यार्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह उक्ति किसके विषय में कही है? सरहप्पा, गोरखनाथ, रामानंद या फिर तुलसीदास? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, बिकॉज पहले पढ़ रखे हैं हमने अच्छे से यह प्रश्न सारे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह उक्ति गोरखनाथ के विषय में कही थी। ठीक है, महत्वपूर्ण कथन है यह, आपने याद रखना है। प्रश्न 130 देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? इसके प्रथम संस्करण को जिसमें 16,306 छंद हैं, या फिर इसके मध्य संस्करण को जिसमें 7,000 छंद हैं, या इसके लघु संस्करण को जिसमें 35,000 छंद है, या फिर इसका सबसे छोटे संस्करण को जिसमें 1,300 छंद है?
तो किसको मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के सबसे छोटे जो लघुतम संस्करण है जिसमें 1300 छंद है उसको मूल रासो मानते हैं। नेक्स्ट है विशलदेव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन से हैं? आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। तो देखिए विकल्प सी, विशलदेव रासो के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। ओके, याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न है आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा कथन यहाँ पे तथ्य सही नहीं है? उनकी पहेलियाँ, मुखरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। बिल्कुल सही। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन डी, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र नहीं था बल्कि उनका लक्ष्य था जनता को मनोरंजित करना, जनता का मनोरंजन करना। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली के आधार पर, कीर्तिलता के आधार पर, कीर्ति पताका के आधार पर, या लिखनावली के आधार पर? तो देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली रचना के आधार पर ही विद्यापति जो है मैथिल कोकिल कहलाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की बामार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया है। बिल्कुल सही। डी विकल्प देखिए, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की ब्रजयान उपशाखा से विकसित हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन इसका सी विकल्प सही नहीं है विवरण। क्यों? क्योंकि काठियावाड़ गुजरात के आसपास जैन साधुओं ने अधिकतर ग्रंथ रचे हैं। ठीक है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में नहीं बल्कि काठियावाड़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? मिश्र बंधु की, विजय देव नारायण शाही की, राम कुमार वर्मा की, या फिर डॉक्टर, देखिए डॉक्टर निकल जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, है ना। डॉक्टर बोलते बोलते आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए भी डॉक्टर निकल पड़ता है, लेकिन ये आचार्य थे। यह स्थापना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना किसकी है? आचार्य शुक्ल की, कविराज श्यामलाल दास की, डॉक्टर बुलर की, या गौरीशंकर हीराचंद ओझा की? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना है रामचंद्र शुक्ल की। इन्होंने इसे पूरा ग्रंथ मतलब जाली माना है इस ग्रंथ को। नेक्स्ट प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है और वीर रस किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ के संदर्भ में यह मान्यता प्रस्तुत की है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, या फिर विजयपाल रासो? आचार्य शुक्ल की यह मान्यता है विशलदेव रासो के संदर्भ में। शुक्ल जी ने इसे वीर रस परंपरा का एक प्राचीन ग्रंथ भी माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? जॉर्ज ग्रेसन का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर मिश्र बंधुओं का? देखिए, सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत प्रस्तुत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना, कि वे क्या हैं? सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाएं क्या हैं? मात्र एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। शुद्ध साहित्य की कोटि में उनको नहीं रखा जा सकता। प्रश्न देखिए, राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। यह मूलतः एक श्रीलंकित रचना है। बिल्कुल सही। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। बिल्कुल सही। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। जी नहीं, राउलवेल में संयोग श्रृंगार की रचना है यह, और इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन नहीं दिया गया है ना। तो देखिए 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं राउलवेल के विषय में कि राउलवेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा नामक कवि। राउलवेल कैसी रचना है? राउलवेल एक शिलांकित रचना है। राउलवेल किस तरह का काव्य है? यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो देखिए 3-4 प्रश्न बन गए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान को शगुन मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म की भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। सीरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है भाई? रामानुजाचार्य जी, है ना। सीरी संप्रदाय चलाया आपके रामानुजाचार्य जी ने। ब्रह्म संप्रदाय किसने चलाया? माधवाचार्य जी ने। ओके, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय चलाया आपकी विष्णु स्वामी ने, और सनकादि संप्रदाय चलाया आपकी निम्बार्काचार्य जी ने। तो विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा विवरण सही नहीं है? 84 वैष्णवन की वार्ता में बल्भाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। बिल्कुल सही है।
200 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। विकल्प डी देखिए, इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है। बिल्कुल सही, लेकिन विकल्प सी सही नहीं होगा, क्योंकि जो 84 वैष्णव की वार्ता है और 200 वैष्णव की वार्ता है, उसमें गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है, दोनों की दोनों, है ना। विठलनाथ द्वारा नहीं लिखी गई है, गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। अलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। बिल्कुल सही। इनकी संख्या 12 मानी जाती है अलवार भक्तों की। जी हाँ, यह भी सही है। आलवारों में आंडाल नामक एक महिला भक्त भी मिलती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें कई निम्न वर्ण जाति के भी थे। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में यह उक्ति किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, मिश्र बंधु की, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन की? तो भक्ति आंदोलन के संबंध में यह उक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की, है ना। विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या फिर मिश्र बंधु का? तो यह कथन है आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? रामानुजाचार्य के, निम्बार्काचार्य के, माधवाचार्य के, या फिर विष्णु स्वामी के? तो विकल्प बी सही होगा। निम्बार्काचार्य का जो दार्शनिक सिद्धांत है द्वैतवाद, उसी को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है ना। आपने देखी होगी मेरी वीडियोस, मैंने इस बारे में वीडियोस बनाई है, प्लेलिस्ट में वीडियो है। नेक्स्ट देखिए, वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है। बिल्कुल सही है यह तो। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही। इन्होंने अनुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की है। किन्होंने? वल्लभाचार्य ने। बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि असत्य कथन है, क्योंकि मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है ना। ओके। प्रश्न 147, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? गोविंद त्रिगुणायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का? तो उक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना। सच पूछा जाए कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, तो रामानंद के विषय में कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की ही उपज है। यह कथन किसका है? सिद्ध सामंत युग की कविताओं के विषय में रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु का, या फिर राहुल सांकृत्यायन का? तो विकल्प डी होगा सही। यह कथन जो है राहुल सांकृत्यायन जी का है। हिंदी काव्य धारा में उन्होंने यह कथन दिया है। नेक्स्ट देखिए, विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। तो पुरानी हिंदी के विषय में ज़्यादातर जिसने बोला है वो हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में यह कथन दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न 150 नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। ये तो बिल्कुल सही है। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचद है और भंवर गीत है, यह भी बिल्कुल सही है। नंददास जी के बारे में रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है उनकी, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन विकल्प बी सही नहीं है कि अष्टचाप के कवियों में सूरदास सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, नंददास ने, है ना। सर्वाधिक पूछा है तो सूरदास जी। बाकी ये फैक्ट देखिए कि बाल लीला में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन हुए। सबसे पहले नंबर आता है सूरदास जी का, है ना। बाल लीला के विषय में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। दूसरे नंबर पर हैं परमानंदास जी और तीसरे नंबर पर आते हैं नंददास जी। और काव्य सौंदर्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए आपके सबसे पहले सूरदास और फिर नंददास। तो ये थे आज की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट किया करें, है ना। और बस बने रहे मेरे साथ, क्योंकि एक बात मैं आपको कहूँ कि मैंने जितनी भी कम से कम ये जितनी भी पूरी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, इसमें 80% आपका सिलेबस कवर है। आप नहीं जानते कितने सारे प्रश्न, कितने सारे उनकी व्याख्यात्मक हल और साथ ही जो प्रश्न साथ में बनते हैं सब है। आप प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस का रिवीजन भी कर सकते हैं। और मैंने कहा भी है कि हफ्ते में
एक बार तो ज़रूर देखा कीजिए रिपीट करके वीडियोस को, है ना। इससे क्या होगा, आपके रिवीजन में सहायता होगी और हर रचना और रचनाकार के प्रति आपके जो तथ्य हैं वो मजबूत होंगे। रिपीटेशन सब चीज़ें मांगती हैं, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।